10 मार्च 2022 यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि 7.9% है। ये अपने पिछले 40 साल का उच्चतम स्तर पर है। हालांकि मैं दिसंबर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये अपने पिछले 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिसंबर में आया था 7%, जनवरी में आया था 7.5% एंड फरवरी में आया है 7.9%। तीनों ही अपने पिछले 40 साल के उच्चतम स्तर थे। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो जो जनवरी का CPI आया है वो 6.01% है, जो अपने पिछले 7 महीने के उच्चतम स्तर पर है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस का इन्फ्लेशन और इंडिया का इन्फ्लेशन किन कारणों से अलग है और जो इन्फ्लेशन कम करने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं यूएस में वो इतने कारगर सिद्ध नहीं होंगे इंडिया में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आशीष पवार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमी एंड फाइनेंस। यूएस इन्फ्लेशन और इंडियन इन्फ्लेशन, इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन किन कारणों से बढ़ता है। अगर हम इसको बाइफरकेट करना चाहें तो ये दो पार्ट में बाइफरकेट होगा। एक होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो कभी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है तो उसके कारण डिमांड लेवल इकोनॉमी में बढ़ता जाता है, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है तो इन्फ्लेशन आगे बढ़ता ही जाएगा। उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी मनी थोड़े से गुड्स को चेस करती हैं, इस कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पर सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ती है और इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती जाती है। इसको अगर हम और डिटेल में समझना चाहें कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है तो ये सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में 100 रुपये ही है और जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में वो सिर्फ पेन का हो रहा है और 100 पेन है इकोनॉमी में। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेन 1 रुपये में मिलेगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम सोचें कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गया है और 100 से 1000 हो गया है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, पेन 100 ही रह गए हैं, उस केस में क्या होगा कि आपको एक पेन जो मिलेगा वो 10 रुपये का मिलेगा। तो यहाँ पर मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण जो महंगाई बढ़ी है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने कहा कि ये सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस के कारण होता है। जो भी वो कारण जो इनपुट कॉस्ट बढ़ाते हैं, जैसे आज के समय में हम बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पर है ड्यू टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और इसके पहले हमने देखा कि कोविड के कारण लॉकडाउन लगे हुए थे। तो लॉकडाउन जब भी लगता है तो आपका जो सप्लाई करना होता है, मान लीजिए वेजिटेबल का ट्रांसपोर्टेशन है या कुछ भी ग्रोसरी आइटम का ट्रांसपोर्टेशन है, वो नहीं हो पाता है, और होता भी है तो बहुत महंगे प्राइस पर होता है। तो ये इनपुट कॉस्ट बढ़ा देता है, जिसके कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर हम यूएस के फरवरी के इन्फ्लेशन डेटा के बारे में बात करें तो जो टोटल इन्फ्लेशन, जिसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो है 7.9%। वहीं पर कोर इन्फ्लेशन रहा है 6.4%, जो अपने अगस्त 1982 के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर है। ये बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो कोर इन्फ्लेशन है उससे हम अराइव करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड इन्फ्लेशन एंड एनर्जी, ये आपका कोर इन्फ्लेशन हो जाता है। अगर हम इन्फ्लेशन के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो वो रहा है ग्रॉसरीज एंड शेल्टर, और यही कारण है कि ये इन्फ्लेशन राइज, जो महंगाई बढ़ी है यूएस में, ये वहाँ के कॉमन मैन को पिंच कर रही होगी। वहीं पर एक चिंता की बात ये भी है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स जो हैं वो डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब ये है कि आपका जो वेज हर महीने आपको मिल रहा है, जो सैलरी आपको मिल रही है, अगर उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दें तो वो आपको पिछले महीने से कम हुई है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन सिर्फ यूएस में बढ़ रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इंडिया में भी बढ़ रहा है, और एक ये ग्लोबल फिनोमिनन हो गया है। और इसी कारण से जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी रेट्स थे वो तो उनने अनचेंज रखे हैं, लेकिन जो एसेट परचेस प्रोग्राम था वो जो Q4 में ख़त्म होने वाला था 2022-23 के, वो ख़त्म हो जाएगा Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि उनका इकॉनमी में वेज प्राइस स्पाइरल पर एक पैनी नज़र उन्होंने बनाई हुई है। अब ये समझेंगे कि वेज प्राइस स्पाइरल होता क्या है। सपोज़ कीजिए इकॉनमी में
इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब उसको एडजस्ट करने के लिए जो लेबर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि उनका वेज बढ़ाया जाए, जैसे कि हम डिमांड करें कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। और अगर वो सैलरी बढ़ जाती है देन अगेन जो प्रोड्यूसर है उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वो इनपुट कॉस्ट अगेन जो फाइनल फिनिश्ड गुड है उसकी प्राइस में ऐड होके फिर मार्केट में आएगा, और अगेन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इकॉनमी में, और अगेन हम डिमांड करेंगे कि वेज हमारा बढ़ा दो, ताकि ये जो इंक्रीज इन्फ्लेशन है उसको हम कोप अप कर सकें। और यही चीज़ होती है वेज प्राइस स्पाइरल, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और कई बार ये अनसस्टेनेबल स्टेज तक पहुंच जाता है। तो कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए यूएस ने जो भी मेजर्स उठाए ड्यूरिंग पेंडेमिक पीरियड वो सब इन्फ्लेशनरी नेचर थे। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। जब भी इकॉनमी में ये चीज़ होती है तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है मनी सप्लाई में, और जब ये मनी सप्लाई बढ़ जाती है उसी कारण से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसलिए जो इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ा है वो कॉस्ट पुश भी है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस, कमोडिटी के प्राइजेस, इवन वीट के प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ गए हैं, और इस कारण से उनका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि कोविड के समय में जो भी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ उनने अडॉप्ट की थी उसके कारण से इकॉनमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड क्योंकि इकॉनमी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी यूएस में बढ़ता जा रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसका मतलब है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू से, उस डेफिसिट को कम करने के लिए अगर हम मनी प्रिंट करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होती। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमें कितने भी पैसों की ज़रूरत थी लेकिन हमने ये मनी प्रिंट नहीं किया, नहीं तो हमारा जो आज का इन्फ्लेशन रेट होता 6.01 से कहीं ज़्यादा होता। एक और तरीका जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आज की डेट तक भी अपने प्री पेंडेमिक लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन मैन है, जो जनरल पब्लिक है, वो आज की डेट में भी उतना कंज्यूम नहीं कर रही है जितना कि वो पेंडेमिक के पहले करती थी। तो जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है। हमारे आरबीआई गवर्नर मिस्टर दास ने भी कई बार ये कहा है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ये सभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, बिकॉज ये सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस के कारण हुआ है। इसको अगर हमें देखना है तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पिछले 5-6 महीने का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये कंटिन्यूसली एक तो डबल डिजिट में है, और ये हाई लेवल पर इसीलिए है क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन बढ़ा रही है होलसेल लेवल पे, एंड लेटर ये होलसेल लेवल से कंज्यूमर लेवल पे पास ऑन कर दिया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो एसेंशियली ये एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही लगता है। यूएस में जो इन्फ्लेशन है ये लार्जली एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश है क्योंकि क्रूड प्राइस एंड कमोडिटी प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये कॉमन है यूएस इन्फ्लेशन एंड इंडियन इन्फ्लेशन में, लेकिन एक बड़ा पार्ट यूएस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन का भी है। तो यही कारण है कि पॉलिसी रेट्स जो हैं इस साल यूएस में बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इंडिया में अभी भी पॉलिसी रेट्स बढ़ाए नहीं गए हैं, जबकि स्टांस भी अभी तक अकोमोडेटिव है, न्यूट्रल नहीं किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी वैल्यूडेशन अगर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।